चीन किसी का सगा नहीं है, शायद ये कहावत एक बार फिर श्रीलंका में चरितार्थ हुई है। जी हां, हम कह सकते हैं कि जहां जहां चीन की नजर पड़ी वो देश बर्बाद हो गया। कुछ यही कहानी श्रीलंका जैसे देश की भी हो गई। चीन से कर्जा लेना कितना भारी पड़ सकता है, ये श्रीलंका को शायद अब समझ में आ रहा होगा। पहले से ही कोरोना महामारी से टूट चुके श्रीलंका में अब महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खाने पीने की चीजें भयानक तौर पर महंगी हो गई हैं, सरकारी खजाना तेजी से खाली हो गया है और जनता का सब्र टूट गया। आक्रोशित जनता ने वही किया जो किसी भी देश में तब होता है जब जनता का आक्रोश चरम पर आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश बदहाल श्री की लंका। श्रीलंका में महंगाई, खाने और तेल की किल्लत के कारण कई महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद ये नौबत आई। रोजमर्रा के सामानों की कीमतें लगातार बढ़ती गईं। महंगाई दर 50% को भी पार कर चुकी थी। लोगों को बिजली की कमी का सामना भी करना पड़ रहा था, तो दूसरी ओर दवाइयों की भारी कमी के कारण पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई थी। देश में बस, ट्रेन और मेडिकल जरूरतों से जुड़े वाहनों के लिए ईंधन नहीं बचा था। अधिकारियों का कहना था कि आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची है। जून के आखिरी हफ्ते में सरकार ने गैर जरूरी वाहनों के लिए ईंधन की बिक्री पर रोक लगा दी थी। आक्रोशित जनता का सब्र टूटा तो जनता सड़कों पर निकल आई और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह क्या रही, देश में आम लोगों के लिए कैसे हालात बिगड़ते चले गए, इस पर भी गौर करना चाहिए। माना जा रहा है कि 70 के दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ। स्कूल बंद कर दिए गए, लोगों को घरों से काम करने की सलाह दी गई ताकि सप्लाई को बचाया जा सके। श्रीलंका की विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो चुकी थी, यानी कि दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं बचे थे। मई महीने में विदेशी कर्ज के बदले तय रकम चुकाने में श्रीलंका नाकाम रहा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार इसके लिए कोविड महामारी को दोष दे रही है, क्योंकि इसका असर टूरिज्म पर पड़ा और टूरिज्म से श्रीलंका की कमाई का एक अहम हिस्सा आता रहा है। सरकार का ये भी कहना था कि साल 2019 में चर्च पर हुए कई जानलेवा हमलों के कारण भी सैलानियों में डर बैठ गया था, लेकिन कई जानकार गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। 2009 के गृह युद्ध के बाद श्रीलंका का जोर घरेलू बाजार में सामानों की आपूर्ति पर रहा। उन्होंने विदेशी बाजार में पहुंचने की कोशिश नहीं की, इसलिए दूसरे देशों से आमदनी तो कम हुई ही, आयात का बिल भी बढ़ता गया। राष्ट्रपति राजपक्षे को 2019 में टैक्स कटौती से जुड़े फैसले के लिए भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका बीते दिनों तक $3 बिलियन का आयात करता रहा था। ये निर्यात से बहुत ज्यादा है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई। 2019 के अंत तक श्रीलंका के पास $7.6 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। मार्च 2020 तक ये गिरकर $1.93 बिलियन रह गया और हाल ही में सरकार ने बताया था कि सिर्फ $50 मिलियन ही बचे हैं। सरकार ने चीन समेत दूसरे देशों से बहुत कर्ज भी ले रखा है उन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जिसे कई लोग गैर जरूरी नहीं मानते। लोगों का ज्यादातर गुस्सा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंद्रा के प्रति रहा, जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था लेकिन मई में हटा दिया गया था। श्रीलंका पर $5 अरब का कर्जा हो चुका था। विदेशी कर्ज चुकाने के लिए $7.3 अरब की जरूरत थी। महंगाई 17.5% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया सिर्फ मार्च महीने में 45% टूट चुका था। 1 मार्च से जुलाई की शुरुआत तक श्रीलंका की मुद्रा डॉलर की तुलना में टूटकर 292.5 के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गई थी। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके श्रीलंका के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था की चुनौतियां बढ़कर सरकारी स्तर पर पहुंच गई हैं। रुपए का टूटना और टूरिज्म तो प्रमुख कारण है ही श्रीलंका की तबाही के, लेकिन
इस बर्बादी की शुरुआत कोरोना महामारी के साथ ही हो गई थी। करीब 2 साल तक श्रीलंका का सारा कामकाज ठप रहा। ऐसे में पर्यटन की तबाही और कर्ज को चुकाने का दबाव, इन सब की वजह से महंगाई बढ़ गई और स्थिति यहां तक आ गई कि कंगाल होने की हालत में आ गया था श्रीलंका। श्रीलंका में कालाबाजारी, भुखमरी, मारामारी चरम पर पहुंच चुकी थी। महंगाई का आलम यह था कि सामान के दाम आसमान छूने लगे थे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि जरूरी चीजों के दाम कहां तक पहुंच गए थे। श्रीलंका में महंगाई की आग। चावल 500 रुपए प्रति किलो, चीनी 200 रुपए प्रति किलो, मिर्च 710 रुपए प्रति किलो, आलू 200 रुपए प्रति किलो, एक कप चाय 100 रुपये, एक ब्रेड पैकेट 150 रुपये, दूध पाउडर 1975 रुपए प्रति किलो, पेट्रोल 254 रुपए प्रति लीटर, डीजल 176 रुपए प्रति लीटर, एलपीजी सिलेंडर 4119 रुपये। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति राजपक्षे को टैक्स में कटौती के निर्णय के बाद किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रपति राजपक्षे को 2019 में टैक्स कटौती से जुड़े निर्णय के लिए भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। सरकार के वित्त मंत्री रहे अली साबरी के मुताबिक इस निर्णय के कारण सरकार को सालाना $1.4 बिलियन का नुकसान हुआ था। कैसा होता है दिवालिया हो चुके किसी देश में रहना, इसका एहसास शायद ही किसी दूसरे देश में रहने वाले नागरिकों को होगा। और यही कारण है कि जनता के सब्र का बांध टूट गया और आक्रोशित जनता ने राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा जमा लिया। ये हालात एकाएक नहीं बने, इससे पहले भी श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतरती रही है। आलम यह था कि श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। महंगाई की मार झेल रहे हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए थे। लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की नीतियों को जिम्मेदार मान रहे थे। राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर लोग हिंसक हो गए थे। लोगों के भारी तादाद में सड़कों पर उतरने और हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल का ऐलान कर दिया था। सवाल यही था कि श्रीलंका की यह हालत कैसे हुई। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका की बर्बादी के 5 कारण क्या थे। श्रीलंका की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण चीन का कर्जा रहा है। श्रीलंका के करीब $5 अरब का कर्जा बदहाली का कारण रहा। चीन के कर्ज को चुकाते चुकाते श्रीलंका बदहाल हो गया। पिछले साल उसने देश में वित्तीय संकट से उबरने के लिए चीन से कई अरब डॉलर का कर्ज लिया था, लेकिन वर्तमान समय में अगले 12 महीनों में देश को घरेलू और विदेशी लोन के भुगतान के लिए करीब $7.3 अरब की जरूरत थी। 2022 में ही श्रीलंका को $7 अरब से अधिक विदेशी ऋण चुकाना है। श्रीलंका को बड़े कर्ज चुकाने के लिए छोटे छोटे कर्ज लेने पड़े थे। इसके कारण श्रीलंका ने कई देशों को अपने परियोजनाओं को लीज पर देने का विचार किया था। श्रीलंका में सबसे अहम पर्यटन व्यवस्था थी, जो कि कोरोना महामारी के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कोरोना में दुनिया से कनेक्शन खत्म होने से लाखों लोग बर्बाद हो गए। बेरोजगारी चरम पर पहुंची और पर्यटन से जो रेवेन्यू आता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। आपको बता दें कि टूरिज्म इंडस्ट्री का देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 10% का योगदान रहा है।
टूरिज्म इंडस्ट्री का देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 10% का योगदान है। 2019 में कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद से पर्यटन उद्योग को झटका लगा था और कोरोना महामारी ने इसे इतना बढ़ा दिया कि इससे उबारना भी मुश्किल हो गया था। इसका असर श्रीलंका की विदेशी मुद्रा आय पर पड़ा। इसके अलावा सरकारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में एफडीआई में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। देश की विदेशी मुद्रा संकट के बीच पेट्रोलियम की कीमतें आसमान छू गई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की सरकार के पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी, जिससे ये संकट और भी गहरा गया। कुछ दिन पहले श्रीलंका से ऐसी तस्वीरें आई थीं कि लोग पेट्रोल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पर टूट पड़े थे। आलम यह था कि लोगों को कंट्रोल के लिए सेना लगानी पड़ी थी। हजारों लोग घंटों तक कतार में इंतजार करते तेल खरीदते दिखाई दिए थे। देश में डॉलर की कमी ने सभी क्षेत्रों को एशिया में सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका में फरवरी में महंगाई 17.5% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। आक्रोश के बीच कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया गया था और 13 घंटे का ब्लैक आउट कर दिया गया था। आलम यह हो गया था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके आवास के बाहर एकत्रित हो गए थे। 45 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और कोलंबो शहर के ज्यादातर इलाकों में कुछ देर के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। प्रदर्शन में 5 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए थे, जबकि प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग लगा दी थी। जब 2021 की शुरुआत में श्रीलंका की विदेशी मुद्रा की कमी एक गंभीर समस्या बन गई तो सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। किसानों को लोकल जैविक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए कहा गया था। इससे व्यापक पैमाने पर फसलों की बर्बादी हो गई। श्रीलंका को विदेशों से अपने खाद्य भंडार की पूर्ति करनी पड़ी और विदेशी मुद्रा में और कमी आने लगी। इस साल मार्च में आईएमएफ की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि उर्वरक प्रतिबंध जिसे नवंबर 2021 में वापस लिया गया था, उसने चाय और रबड़ के निर्यात को भी प्रभावित किया था। संकट के बीच श्रीलंकाई सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से $3 बिलियन की राहत राशि के लिए बातचीत कर रही थी। आईएमएफ विश्व की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अपने 190 सदस्य देशों के साथ काम करता है। उसने कहा था कि सरकार को किसी भी ऋण के लिए ब्याज दरों और करों को बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने कहा था कि सरकार के पास अब धन की इतनी कमी है कि वो कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए भी पैसे छाप रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य के स्वामित्व वाली श्रीलंकाई एयरलाइंस का निजीकरण किया जा सकता है और देश रूस और कतर से कम लागत में पेट्रोल आपूर्ति के लिए बात कर रहा है। श्रीलंका की सरकार पर विदेशी कर्ज बढ़कर $51 बिलियन हो गया था। इसमें से $6.5 बिलियन चीन का है। इस साल श्रीलंका को अपने कर्ज के लिए $7 बिलियन का भुगतान करना होगा। विश्व बैंक श्रीलंका को $600 मिलियन का उधार देने के लिए सहमत हो गया था। भारत ने श्रीलंका को $1.9 बिलियन का वायदा किया था और वो आयात के लिए अतिरिक्त $1.5 बिलियन उधार देने पर विचार कर रहा था। प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह G7, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि वे ऋण से राहत में श्रीलंका की मदद करेंगे। जानकारों की माने तो पहले श्रीलंका में अलग अलग मदों में अलग अलग टैक्स व्यवस्था लागू थी। आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दर कम होने के साथ साथ ऊंची आय वालों पर 30% तक का टैक्स लगता था, लेकिन लोगों की नजर में बेहतर होने के लिए सरकार ने टैक्स दरें घटाकर आधी कर दी थी। साल 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत 0.645 अंक के साथ 131वें स्थान पर था, तो श्रीलंका 0.782 अंक के साथ 72वें स्थान पर था। यानी 189 देशों की सूची में श्रीलंका भारत से बहुत ऊपर था। उसकी प्रति व्यक्ति आय भी भारत से कहीं ज्यादा थी।
ऐसे में केवल 2 से 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका तबाही की कगार पर आ गया। जानकार बताते हैं कि श्रीलंका ने अपनी बर्बादी की कहानी स्वयं अपने हाथों से लिखी है और इसके लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता। श्रीलंका सरकार ने आर्थिक नीतियां लागू करते समय जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखा। भावनाओं में बहकर केवल आदर्श की बात करने के कारण पड़ोसी देश की बर्बादी हुई। सरकार ने फैसला लिया था कि श्रीलंका केवल ऑर्गेनिक खेती करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इससे उत्पादन में भारी कमी हो गई और किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। और यहाँ वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि श्रीलंकाई सरकार ने किस प्रकार से अचानक फैसला लेकर किसानों को नुकसान के गर्त में ढकेल दिया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक खेती शुरू करने पर पहले 3 साल तक उत्पादन में कमी आती है। बाद में पर्याप्त ऑर्गेनिक खाद डालने के बाद उत्पादन सुधरता है और इसका लाभ मिलता है। लेकिन श्रीलंका ने अचानक ये फैसला लेकर अपने किसानों को नुकसान के गर्त में ढकेल दिया था। इससे चाय और अन्य कृषि वस्तुओं के निर्यात पर टिकी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। श्रीलंका में अलग अलग मुद्दों में अलग अलग टैक्स व्यवस्था लागू थी। आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दर कम होने के साथ साथ ऊंची आय वालों पर 30% तक का टैक्स लगता था। लेकिन लोगों की नजर में बेहतर होने के लिए सरकार ने टैक्स दरें घटाकर आधी कर दी थी। केवल 15% का टैक्स लेने से सरकार को प्रति वर्ष 60,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का लगभग 10% अकेले पर्यटन से आता है। कोरोना काल में प्रतिबंधों के कारण दूसरे देशों के पर्यटक श्रीलंका नहीं आ सके। इससे उसे कोई कमाई नहीं हुई और उसे डॉलर में कोई आय नहीं हुई। कोरोना काल में श्रीलंका के जो निवासी बाहर रहकर काम करते थे और अपने देश को डॉलर भेजते थे, वे भी विदेश नहीं जा सके। जो लोग दूसरे देशों में थे, उनका स्वयं का काम भी बाधित हो चुका था। लिहाजा सरकार के पास डॉलर की कमी होती चली गई और देश बर्बादी की कगार पर पहुंचता गया। श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था में कर्ज का बड़ा योगदान है। उसने चीन, जापान, भारत और विश्व संस्थाओं से भारी कर्ज ले रखा है। इनकी किस्तें चुकाने के लिए उसे हर साल भारी मात्रा में डॉलर की आवश्यकता होती है। 3 साल पहले श्रीलंका के पास 7.5 अरब डॉलर का रिजर्व था। बीते नवंबर माह में यह भंडार घटकर 1.58 अरब डॉलर रह गया। वर्तमान में देश के पास केवल 17.5 हजार डॉलर ही बचे हैं। अब वो डीजल, पेट्रोल और गैस का मूल्य चुका नहीं पा रहा है, जिसके कारण उसके बिजली प्लांट बंद होने के कगार पर आ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने भी श्रीलंका को परेशानी में डाल दिया है। युद्ध के कारण तेल उत्पादों का मूल्य उच्चतम स्तर पर चल रहा है, जिसके कारण दुनिया को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। जबकि श्रीलंका के पास इस समय कोई विदेशी मुद्रा नहीं बची है, जो उसका संकट बढ़ाता गया। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि श्रीलंका का पतन कैसे और किन किन कारणों से होता चला गया। श्रीलंका में संकट काल। भारत के पड़ोस में बसा है श्रीलंका देश। 1948 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था श्रीलंका। 1.5 दशकों में तेजी से ग्रोथ हासिल कर रहा था। तेजी से ग्रोथ करती लंका में
बदहाली हो गई। सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन। जरूरी चीजों की श्रीलंका में भारी किल्लत। मनमानी कीमतों पर भी जरूरी चीजें नहीं मिल रही। कई साल से ये संकट चला आ रहा था, कोरोना ने उसे और गहरा दिया। श्रीलंका भारत चीन देशों के मुकाबले ग्रोथ नहीं कर सका। इसकी एक वजह है लंबे समय तक चला तमिल संघर्ष भी रहा। सिंहली बहुल श्रीलंका में 26 सालों तक सिविल वॉर चला। सालों तक चलने वाला वॉर 2006 में समाप्त हुआ था। प्रति व्यक्ति जीडीपी 2014 में $3,819 हो गई। 2006 में जीडीपी $1,436 ही थी। श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया और यूक्रेन से आगे निकल गया। श्रीलंका को ले डूबा कर्ज वाला विकास। 2006 से 2012 के दौरान श्रीलंका का कर्ज 3 गुना बढ़ा। कर्ज बढ़ा तो जीडीपी के 119% के बराबर हो गया। इससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता नजर आई, लेकिन कर्ज बढ़ता रहा। श्रीलंका ने ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज का सहारा लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया। श्रीलंका को बड़ी मदद टूरिज्म के जरिए मिलती थी, जो कोरोना के आने के बाद से ठप हो गया। 2018 में श्रीलंका का व्यापारिक घाटा $10 अरब का था, जबकि $5.6 बिलियन की आय उसे पर्यटन से होती थी। श्रीलंका सरकार ने संकट से निपटने के लिए ज्यादा नोटों की छपाई की। इसके चलते महंगाई तेजी से बढ़ गई। इस दौर में श्रीलंका पर सिर्फ एक ही सहारा विदेशी रकम थी। $7 अरब सालाना की रकम नागरिक विदेशों से भेजते थे। यूक्रेन युद्ध ने संकट की आग में घी डालने का काम किया। श्रीलंका के 44 साल के इतिहास में यह दूसरी बार है जब कार्यकारी राष्ट्रपति का पद बीच में ही खाली हो गया। इस तरह के हालात 1993 में बने थे, जब लिट्टे ने वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या कर दी थी। उस वक्त डिंगिरी बंडारा विजयतुंगा को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। एक बार फिर भारत के पड़ोसी देश में यही स्थिति बन गई है। राष्ट्रपति के पद पर अपना दावा ठोकने के लिए विभिन्न राजनीतिक खेमों की जोरदार कोशिशें जारी हो गई थी, तो उधर गो गोटा गो के नारे लगाने वाले हजारों प्रदर्शनकारी ये सुनिश्चित करने के लिए अड़े थे कि मौजूदा व्यवस्था में शामिल कोई भी शख्स इस पद पर दोबारा न बैठ पाए। प्रदर्शनकारियों की मांग राजपक्षे और विक्रमसिंघे में से किसी को भी सत्ता में न रहने देने की थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे दोनों ने ही बीती 9 जुलाई को कहा था कि वो दोनों इस्तीफा दे देंगे। 12 जुलाई की शाम को ही श्रीलंका की सेना को राज्य प्रसारक रूपवाहिनी कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर तैनात कर दिया गया था। श्रीलंका के संविधान में निर्धारित उत्तराधिकार के प्रावधानों के तहत जब राष्ट्रपति का कार्यालय खाली हो जाता है तो प्रधानमंत्री को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी होती है, और इस पद पर वो तब तक रहता है जब तक कि संसद अपने सदस्यों में से एक उम्मीदवार का चुनाव नहीं कर लेती। ये चुनाव राष्ट्रपति कार्यालय के खाली होने के 30 दिनों के अंदर होना जरूरी होता है। इस पद पर आसीन होने के लिए उम्मीदवार को संसद में पूर्ण बहुमत साबित करना होता है। मई के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति गोटाबाया ने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया था। उन्हें इस पद पर श्रीलंका को आर्थिक मंदी से उबारने में मदद करने के लिए लाया गया था, लेकिन हाल के दिनों में उन्हें प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के ऐसे दोस्त के तौर पर लिया जो उन्हें बचाने की भरसक कोशिश कर रहा है। देश में भोजन और ईंधन की कमी की परेशानी को दूर करने में नाकामयाब रहने पर विपक्षी दलों ने भी विक्रमसिंघे की आलोचना की थी। पीएम विक्रमसिंघे ने संसद में अपने पहले भाषण में चेतावनी दी थी कि स्थिति बेहतर होने से पहले और भी खराब हो जाएगी, लेकिन इन दलों ने संसद में पीएम की कही इस बात को भी सिरे से नकार दिया था। गौरतलब है कि विक्रमसिंघे ने 9 जुलाई को खुद ट्वीट किया था कि वे सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सोमवार 11 जुलाई को विक्रमसिंघे ने एक बयान में कहा कि
कोई भी संविधान से आगे नहीं जा सकता और कोई भी संसद को बाहर से काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं यहाँ संविधान की रक्षा करने के लिए हूँ। लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। श्रीलंका को एक सर्वदलीय सरकार की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें इसके लिए काम करना होगा। श्रीलंका के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति JR जयवर्धने थे, जो 1978 में एक नए संविधान के जरिए इस प्रणाली को लाए थे। वे 1989 तक राष्ट्रपति बने रहे थे। उनके बाद SJB नेता साजिद प्रेमदासा के पिता रणसिंघे प्रेमदासा को राष्ट्रपति बनाया गया था। रणसिंघे JR जयवर्धने के UNP सहयोगी रहे थे। जब साल 1993 में मई दिवस की रैली के दौरान लिट्टे के आत्मघाती हमलावर ने प्रेमदासा की हत्या कर दी थी। इसके बाद पहली बार राष्ट्रपति कार्यालय खाली हुआ था। तब उस वक्त प्रधानमंत्री रहे डिंगरी बंडारा विजयतुगा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे और वे तब तक इस पद पर रहे थे जब तक संसद ने प्रेमदासा के उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं किया था। इसके बाद 7 मई 1993 में प्रेमदासा के शेष कार्यकाल को पूरा करने के लिए संसद द्वारा सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद विजयतुंगा को तीसरे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। संकट से निपटने के लिए श्रीलंका सरकार को अर्थशास्त्रियों ने सलाह दी थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय सहायता हासिल करे, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय चीन जैसे पड़ोसी देशों से कर्ज ले लिया। दूसरी तरफ केंद्रीय बैंक ने रुपए की कीमत को घटाया और आयात पर रोक लगा दी थी। इससे श्रीलंका ऐसे दलदल में फंस गया जिससे पैर निकालना उसके लिए मुश्किल हो चला था। किसी तरह श्रीलंका में मुश्किल भरे दिन गुजर ही रहे थे कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इसके चलते श्रीलंका का पर्यटन भी प्रभावित हुआ। इसकी वजह यह थी कि यूक्रेन और रूस से बड़ी संख्या में यात्री यहां आते थे। यही नहीं, तेल, गेहूं और अन्य जरूरी चीजों के दामों में भी आग लग गई। खास पेशकश बदहाल श्रीलंका में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।